नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है, जो हम बात कर रहे थे राजपाल के संदर्भ में कि राजपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो हमने उनकी जो शक्तियां देखी उसमें हमने प्रशासनिक शक्तियां देखी, कार्यपालिका शक्तियां देखी, उसके बाद हमने विधायी शक्तियों की बात की। आज कल हमने विधायी शक्तियां देखी और आज जो हम देखने वाले हैं वो वित्तीय और न्यायिक शक्तियों पर चर्चा करेंगे कि राजपाल की कौन कौन सी वित्तीय शक्ति राजपाल को प्राप्त है और कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां राजपाल के पास है। थोड़ी सी ही शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां ज्यादा नहीं है, न्यायिक शक्तियां भी ज्यादा नहीं है। कुछ हम इनकी विवेक आधारित शक्तियां भी देखेंगे जिन्हें विवेकाधिकार शक्तियां कहते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो आज हम देखते हैं राजपाल की वित्तीय शक्तियां। सबसे पहले देखते हैं तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। हम राजपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में बात करते हैं तो अनुच्छेद 199 को सबसे पहले लेते हैं, वो है धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 199। इसके अंदर धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो इसके तहत जो कहा गया है कि धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में रखा जाएगा। तो राज्यपाल की एक शक्ति हो जाएगी कि जो भी धन विधेयक है वो पहले किसकी स्वीकृति मिलेगी? राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में रखा जाएगा। तो धन विधेयक को स्वीकृति देना, धन विधेयक को स्वीकृति देना इनकी पहली शक्ति होगी। धन विधेयक को स्वीकृति देना कि धन विधेयक इनकी स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में रखा जाएगा। तो धन विधेयक को स्वीकृति देते हैं। ये धन विधेयक क्या है वो परिभाषित 199 में कर रखा है। इसके अलावा और ये क्या करते हैं, बजट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। तो बजट प्रस्तुत करवाना, दूसरा क्या है, बजट प्रस्तुत विधानमंडल बजट है वो क्या होगा आपका, विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाना, विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाना। ये दूसरी शक्ति की अगर बात करें तो जो बजट है वो विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। और तब तक 267 में जो आकस्मिक निधि के संदर्भ में बात कर रखी है, तो जब तक वो विधानसभा को व्यय के लिए खर्चे के लिए आकस्मिक निधि से पैसा व्यय के लिए दे सकता है। तो इसके अनुसार आकस्मिक निधि पर अधिकार किसका? राज्यपाल का। तो हम ये कह सकते हैं, इसी पॉइंट में ये कह सकते हैं हम, आकस्मिक निधि से व्यय की स्वीकृति देना ये किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में है। हम ये भी कह सकते हैं कि आकस्मिक निधि से व्यय की स्वीकृति जो देता है वो कौन देता है? वो देता है राज्यपाल देता है। ये उसकी एक वित्तीय शक्ति है। इसके अलावा अनुदानों की जो मांग है ना, उसकी अनुशंसा भी किसके द्वारा की जाती है? वो भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो हम कह सकते हैं ये भी कि अनुदान जितने भी हैं, अनुदानों की मांग की अनुशंसा करना।
अनुशंसा करना। तो ये अनुशंसा का जो कार्य है, ये अनुशंसा का जो कार्य है, अनुशंसा का जो कार्य है वो भी किसका है? राज्यपाल का है। अनुदानों की मांग की अनुशंसा करना भी राज्यपाल के पास एक वित्तीय शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमने चौथी शक्ति देखी, पांचवी शक्ति की बात करें और वित्तीय शक्तियों में क्या है इसके पास, तो अनुच्छेद 243 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित। अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में अनुच्छेद 243 के तहत यह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। किसका गठन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन, आयोग का गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष में अनुच्छेद 243 के तहत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न पटवारी की एग्जाम में भी पूछा जा चुका है पहले। इसके अलावा बहुत सारी अन्य एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के अंदर दे रखा है और यह शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। इसके अलावा अगर हम न्यायिक शक्तियों की बात करें, वित्तीय शक्ति देखी, अगर हम न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल के पास विस्तृत न्यायिक शक्तियां भी हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति से मतलब है न्याय से जुड़ी हुई शक्तियां, जो जुडिशियल से जुड़ी हुई है वो शक्तियां न्यायिक शक्तियां कहलाती है। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, इनकी हम चर्चा करें तो विस्तृत शक्तियां हैं। देखिए राज्यपाल क्या करता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है। अनुच्छेद 213 इस बात को कहता है कि उच्च न्यायालय के जितने भी जो न्यायाधीश है उनकी जब नियुक्ति होती है तो इस संदर्भ में राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है। तो यह भी हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में विचार विमर्श राज्यपाल से किया जाता है, राज्यपाल से किया जाता है। एक चीज हम ये लिख सकते हैं न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी जब नियुक्ति की जाती है तो इस संदर्भ में राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है। और ये कहां लिख रखा है? अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद अगर आप लिखना चाहो अनुच्छेद तो 217, अनुच्छेद 217 ये बात करता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो देखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अनुच्छेद 233 के तहत, अनुच्छेद कौन सा? 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये लिख लीजिए, राज्यपाल करता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह हमें बताता है अनुच्छेद 233। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, क्योंकि इसके तहत हम कह सकते हैं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बशर्ते इसमें उच्च न्यायालय के परामर्श जरूर लिया जाता है इसमें। इसके अलावा यह है उच्च न्यायालय के
जो न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाने का भी कार्य करता है, उनको या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा भी वो शपथ दिला सकता है। अनुच्छेद 219 ये बात वो कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 234 क्या कहता है, 33 के बाद देख लेते हैं। अनुच्छेद 234 कहता है कि इनकी तो नियुक्ति करता ही करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता ही करता है, अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारी की नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, 333 तो कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इसके अलावा अन्य न्यायिक जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 234 ये बात कहता है। तो ये बड़ी शक्ति है। इसके अलावा शपथ की बात की हमने, हम लिख सकते हैं राज्यपाल न्यायाधीशों को स्वयं या अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाता है। हाँ, तो अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा अनुच्छेद 219 ये कहता है कि राज्यपाल अधिकृत व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को क्या दिलवाता है, शपथ दिलवाने का कार्य करता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब हम बात करते हैं इनकी अन्य न्यायिक शक्तियों की। और कौन कौन सी ऐसी न्यायिक शक्तियां हैं जो राज्यपाल को प्राप्त है, अगर हम उनकी बात करें तो देखते हैं। देखिए, अन्य न्यायिक शक्तियों में अगर हम बात करते हैं तो क्षमादान की जो शक्ति है वो भी इनके पास एक इंपॉर्टेंट शक्ति है। अनुच्छेद 161 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, पूछा जाता है कौन शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हो, उसको कोई ऐसी सजा मिली हो, तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल उसको माफ कर सकता है, कम कर सकता है। तो यहां देखिए, एक तो क्या कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, पहली बात। इसके अलावा स्थगित कर सकता है, क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। उसकी प्रकृति में चेंज कर सकता है, क्या कर सकता है, प्रकृति में चेंज। मतलब जैसे अगर मृत्युदंड है तो उसको वो चाहे तो आजीवन कारावास में बदल सकता है, तो प्रकृति में चेंज कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये आप नोट डाल के लिख लेना, मृत्युदंड को पूर्णतया माफ नहीं कर सकता, पूर्णतया माफ नहीं कर सकता। इस बात का भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति तो प्रदान करता है राज्यपाल को, वह उस व्यक्ति को की सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, उसकी प्रकृति में चेंज कर सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 161 स्पष्ट शब्दों में ये बात कहता है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 161 बहुत बार इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। तो ये हमने उनकी न्यायिक शक्तियों को भी देखा। अब हम देखते हैं कि उनकी विवेक आधारित शक्तियां कौन कौन सी है। छोटी सी बात करेंगे विवेक आधारित शक्तियों की, ज्यादा कुछ भी नहीं है। राज्यपाल की विवेक आधारित शक्तियों में अगर हम बात करें तो कुछ विवेक आधारित शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, लेकिन संकट काल के समय में जब अच्छे से शासन व्यवस्था में, हम कह सकते हैं विधानसभा में किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, किसी भी दल को, तो वहां ये विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो बहुत से ये सिर्फ विशेष राजनीतिक परिस्थितियों पर ही इनकी विवेक आधारित शक्तियां हैं। तो विवेक आधारित शक्ति, विवेकाधारित शक्ति, अगर हम विवेक आधारित शक्तियों की बात करें या विवेकाधिकार शक्तियों की बात करें, विवेकाधिकार लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विवेकाधिकार शक्ति, ये ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में ही
निर्भर करती है। एक करती है विशेष राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। विशेष राजनीतिक परिस्थितियों पर ही विवेकाधिकार शक्ति निर्भर करती है। ये स्पष्ट है। अगर हम बात करें इसमें कि विवेक आधारित शक्तियां की अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 163 ये बात हमें बताता है कि राज्यपाल के पास कुछ विवेक अधिकार शक्ति होती है, लेकिन यह केवल जब उनका अधिकतर उपयोग किया जा सकता है जब हम देखते हैं कि वो विशेष राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं, अगर हम आसाम की बात करें, नागालैंड की बात करें, वहां पर कुछ शक्तियां इनके पास विद्वान है, इनके पास है, तो वो हम विशेष शक्तियों के अंदर उनको रखते हैं। इसके अलावा राज्यपाल होता है, उसको हम कुलपति के रूप में भी हम देखते हैं कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति है। विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। क्या होता है? कुलपति होता है। तो राज्यपाल के पास ये भी एक शक्ति है कि राज्यपाल राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका क्या होता है? कुलपति होता है। तो आज हमने राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां देखी, न्यायिक शक्तियां देखी और उनकी कुछ विवेक अधिकारी शक्तियों की बात की। एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज करवा देता हूं कि वित्तीय शक्तियों के अंदर धन विधेयक की हमने बात की, तो धन विधेयक बिना राज्यपाल की स्वीकृति के विधानसभा में नहीं रखा जाता, पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। तो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही जो धन विधेयक है वो विधानसभा में रखा जाता है। इसके अलावा बजट विधानसभा में जो विधानमंडल में जो प्रस्तुत करवाता है वो ये करवाता है, तथा उससे पहले बजट से पहले खर्चा कहां से चलेगा? तो खर्चे के लिए आकस्मिक निधि से व्यय करने की आज्ञा भी कौन देता है? राज्यपाल ही देता है। जितने भी अनुदान हैं उनकी जो मांग है उनकी अनुशंसा इसके द्वारा की जाती है। राज्य में वित्त आयोग है, उसका जो हर 5 साल में गठन होता है अनुच्छेद 243 के तहत, वो भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। न्यायिक शक्तियों में हमने देखा कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके संदर्भ में जो परामर्श वाली शक्ति है इनके पास है, इनसे विचार विमर्श किया जाता है उस संदर्भ में। इसके अलावा जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बशर्ते इसमें उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनसे पूछा जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि ये शपथ का भी कार्य करते हैं। इसके अलावा अन्य न्यायिक अधिकारी अनुच्छेद 234 कहता है कि जिला न्यायाधीशों के अलावा भी अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है। और एक सबसे बड़ी शक्ति न्यायिक शक्तियों में बहुत बार पूछा जाता है अनुच्छेद 161 के तहत, वो है क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की जो शक्ति है वो भी राज्यपाल के पास एक विशेष शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं, जिसके अंदर वो क्या कर सकते हैं? किसी सजा को कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति में चेंजेस कर सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं। लेकिन अगर मृत्युदंड किसी व्यक्ति को मिला है तो उसको पूर्णतः माफ नहीं कर सकते। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और अनुच्छेद 163 में इनकी विवेक आधारित शक्तियों की हमने बात की, लेकिन वो कब मिलती है? सिर्फ कुछ विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में ही ये शक्ति उनके पास होती है। और कुलपति के रूप में तो हमने विश्वविद्यालय के देखते ही। तो आज हमने इन संदर्भों में चर्चा की। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।